नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो हमारे यहाँ पर क्लास में चल रही हैं गद्य की विधाएं। तो गद्य की विधाओं के अंतर्गत हम उपन्यास, कहानी और निबंध और नाटक इतनी विधाओं को पढ़ चुके हैं। जिन भी मित्रों के पास मेरी वह क्लास नहीं है तो वह मेरे YouTube चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वहां पर दिया गया है और समझाया गया है साथ में, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी होता है। गद्य की अगली विधाओं के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है एकांकी। तो एकांकी विधा में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख एकांकी, एकांकी की शुरुआत कहाँ से होती है और भी बहुत कुछ। इसलिए बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल में। क्लास को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में आपकी सभी एकांकी से संबंधित प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। आज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि चलिए बाद में कहते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बातें तो बाद में लगी रहेंगी। सबसे पहले देखेंगे एकांकी, ठीक है। आज हमको पढ़ना है हिंदी में गद्य विधा की प्रमुख एकांकी। एकांकी प्रमुख मैंने इसलिए कहा है क्योंकि गद्य की विधाओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख विधा और गौण विधा। तो प्रमुख विधा में आपकी 6 विधाएं आती हैं। कौन कौन सी? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और आलोचना। ये सब प्रमुख विधा के अंतर्गत आती हैं और जो अन्य विधाएं हैं वह आपकी आती हैं गौण विधाओं के अंतर्गत। इसलिए अभी हम यहाँ पर प्रमुख विधाएं पढ़ रहे हैं। एकांकी, एकांकी देखिएगा एकांकी क्या है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। एकांकी क्या होता है? नाटक, जैसे आप लोग नाटक देखते हैं तो नाटक का जो छोटा रूप होता है उसे एकांकी कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी एक अंक की घटना का वर्णन जहां पर किया गया हो वह हमारे एकांकी के अंतर्गत आती है। साधारण शब्दों में एक अंक का नाटक जो होता है वह ही एकांकी कहलाती है। एक अंक इसलिए क्योंकि नाटक में विस्तार होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें कई कथाएं एक साथ चलती हैं, लेकिन एकांकी में सिर्फ एक ही कथा को पूर्ण विस्तार से चरम सीमा तक पहुंचाया जाता है। इसलिए नाटक के एक अंक को एकांकी कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हमको देखना है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, एकांकी एक अंक का नाटक होता है। क्या बताया मैंने अभी कि एकांकी एक अंक का नाटक होता है। जिस प्रकार से हम नाटक को रंगमंच पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके चरित्र आदि से परिचित हो सकते हैं, वैसे ही एकांकी क्या होती है? किसी प्रमुख बात को, किसी प्रमुख उद्देश्य को प्रस्तुत करने का जहां पर मंचन किया जाता है वही एकांकी होती है। अब देखेंगे एकांकी का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो यद्यपि एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से एकांकी का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में भी कुछ एकांकियां मिलती हैं, वह मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव जयशंकर प्रसाद की प्रथम एकांकी एक घूंट 1930 में जो लिखी गई थी उसको प्राप्त हुआ है। किस प्रकार से? देखिए, वैसे तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट 1930 को हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है, किंतु आधुनिक एकांकी का जनक कुछ विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा को भी मानते हैं। इसलिए एकांकी का जो जनक के रूप में मतभेद है वह थोड़ी से हमको यहाँ पर समझने हैं, ताकि हम अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। अब देखिएगा, हिंदी की प्रथम एकांकी किसने किसको माना है, विभिन्न विद्वानों के मत। आप यदि चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं हर क्लास में यहाँ पर कहती हूँ प्रतिदिन कि आप यदि मेरे साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको किसी और किताबों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ प्रतिदिन क्लासेस लगाई जाती हैं, इसलिए आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार एकांकी के मतभेद देखने हैं हमको। किसने हिंदी की प्रथम एकांकी किसको माना है? जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। एक घूंट नामक रचना इनकी एकांकी रचना के अंतर्गत आती है, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसको मानने वाले कौन कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त, अज्ञेय और हरदेव बाहरी। ये सभी इनको आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी मानते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी माना गया है और इतने लोगों ने माना है, इसलिए मैंने यहाँ पर उदाहरण सहित लिख के बताया है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। क्योंकि एकांकी टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम जल्दी से यहाँ पर छोटी क्लास में कोशिश करूंगी कि जल्दी से यहाँ पर आपको समझा पाऊं। अब इसके जो मत हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को किसने माना है, तो देखिए राम कुमार वर्मा, कुछ विद्वान आधुनिक हिंदी में एकांकी का जनक, कुछ लोग राम कुमार वर्मा को भी मानते हैं। कुछ विद्वान राम कुमार वर्मा को भी आधुनिक हिंदी का जनक मानते हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर सत्येंद्र देव और गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र देव व गणपति चंद्र गुप्त नाटक और एकांकी का जनक। यहाँ देखिए अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही प्रमुख बिंदु है। डॉक्टर सत्येंद्र व गणपति चंद्र गुप्त नाटक और एकांकी का जनक भारतेंदु जी को मानते हैं। यदि आपका ये प्रश्न कभी पेपर में आ गया तो आप लोग बिल्कुल जाके सीधा लगा देंगे जयशंकर प्रसाद, लेकिन प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्येंद्र व गणपति चंद्र गुप्त, यदि उसने नाम दे दिया, एग्जामिनर ने नाम दे दिया कि सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र व गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का एकांकीकार किसे माना है, तो आप लोग वहीं पर मात खा जाते हैं। इसलिए एक एक मेन फैक्ट हमको बहुत अच्छे से याद करके चलना है। इन्होंने माना है नाटक और एकांकी का जनक भारतेंदु जी को। बिल्कुल भी मित्रों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि जो भी मित्रगण मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे देखते हैं, प्रमुख एकांकीकार व उनकी रचित एकांकियां। अब हमको यहाँ पर एक फैक्ट और लिखना है। कुछ लोग क्योंकि भुवनेश्वर के कारवां नामक एकांकी को भी प्रमुख मानते, प्रथम एकांकी मानते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग याद रखिए। मुझे याद आ गया है क्योंकि भुवनेश्वर ने कौन सी एकांकी लिखी थी? कारवां 1933 में। कारवां नामक एकांकी 1933 में। कुछ विद्वान इसको भी प्रथम एकांकी की श्रेणी में रखते हैं। प्रथम एकांकी की श्रेणी में रखते हैं। यदि ये आ जाती है और ये सभी नाम नहीं दिए जाते तो आप ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रथम एकांकी की श्रेणी में आने वाली एकांकी है। इसलिए ये थी हमारी एकांकी से संबंधित कुछ तथ्य, प्रमुख तथ्य जो हमको पढ़ना जरूरी थे। अब हमको पढ़ना है आगे कौन कौन से एकांकीकार पेपरों में पूछे जाते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख एकांकियां, तो वह देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रमुख एकांकीकार व उनकी रचित एकांकियां। जयशंकर प्रसाद तो सर्वमान मत के अनुसार यहाँ पर स्वीकार कर लिए गए हैं। इनकी एक घूंट बहुत से विद्वानों ने मानी है, इसलिए आप चाहें तो हिंदी की प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद की लगाएं, क्योंकि जहां पर सर्वमान मत हो जाता है वही प्रमुख मान ली जाती है। हाँ किंतु परंतु तो लगा ही रहता है कि इसने उसको माना, उसने उसको माना, पर पेपर में कैसा आता है आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है। अब हम देखेंगे आगे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने भी बहुत सारी एकांकियां लिखी हैं और इनकी प्रथम एकांकी संग्रह, राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें मानी जाती हैं।
कुछ विद्वान इनकी बादल की मृत्यु को भी हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। इसलिए इनकी ये 2 रचनाएं तो बहुत ही मोस्ट हैं। बादल की मृत्यु को और पृथ्वीराज की आंखें, ये 2 रचनाएं प्रथम एकांकी की श्रेणी में होने का दावा रखती हैं। इसलिए आप लोग ये 2 रचनाएं तो बहुत अच्छे से याद ही कर लीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की और एकांकियों में पढ़ेंगे, जैसे रेशमी टाई, चारू मित्रा, रजत रश्मि, दीपदान, दीपदान भी मोस्ट है, बादल की मृत्यु। ये रही रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई प्रमुख एकांकियां। अब हमको देखना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जी द्वारा कौन कौन सी एकांकी लिखी गई? तो भुवनेश्वर की कारवां नामक जो एकांकी 1933 में निकाली गई थी, भुवनेश्वर की कारवां नामक एकांकी जो 1935 में है, 1935 में, 33 में नहीं है निकली ये 1935 में निकली थी, 1935 में निकली थी। इनकी अन्य एकांकी संग्रह कौन से हैं? प्रतिमा का विवाह, लॉटरी, ऊसर, तावे के कीड़े, कठपुतलियां, स्ट्राइक और अकबर। ये इनकी प्रमुख एकांकी होती हैं भुवनेश्वर जी की। भुवनेश्वर जी ने प्रमुख एकांकियां बहुत सारी लिखी हैं, इसलिए यह इनकी प्रमुख एकांकियां आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आगे चलते हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क ने भी बहुत सी एकांकियां लिखी हैं। कौन कौन सी? इनकी प्रथम एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क की गुरु घंटाल, जो 1933 में निकली थी। गुरु घंटाल इनकी प्रथम है और कारवां इनकी प्रथम है और पृथ्वीराज की आंखें इनकी प्रथम है। तो ये जो प्रथम प्रथम होती है ना, ये बहुत अच्छे से याद कर लिया करो, क्योंकि हमेशा पेपरों में पूछ लिया जाता है किसकी कौन सी प्रथम है। तो हमेशा हमें प्रथम वाली जो रचना होती है वो हमेशा याद होनी चाहिए। उपेंद्रनाथ अश्क, गुरु घंटाल 1933 में, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोक, विवाह के दिन, ये सभी उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकियों के अंतर्गत आती हैं। अब हमको देखना है, यहाँ पर मैंने कुछ एकांकीकार और उनकी प्रमुख रचनाएं ली हैं, जो कि यहाँ पर मैं हेडिंग के अनुसार बता चुकी हूँ आप सभी को, क्योंकि इन्हीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को एक साथ यहाँ पर संग्रहित करके लिख रखा है। अब देखना है उदय शंकर भट्ट, इनकी एकांकी कौन सी है? एक ही कब्र में 1936 में, यह इनकी प्रथम है। जो मैंने प्रथम नंबर पे लिखी है वह उनकी प्रथम ही है। उपेंद्रनाथ अश्क, सॉरी उदय शंकर भट्ट, इनकी रचनाएं हैं एक ही कब्र में 1936 में, इनकी प्रथम एकांकी है। और प्रमुख एकांकी इनकी नए मेहमान, समस्या का अंत, बड़े आदमी की मृत्यु, ये हैं उपेंद्रनाथ अश्क की प्रमुख एकांकियां। इसमें से नए मेहमान तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, सब लोगों ने पढ़ी है, जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने नए मेहमान की कहानी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इनकी कहानी नहीं है वो एकांकी है, सभी ने पढ़ रखी होगी, बहुत अच्छी एकांकी है। आगे चलते हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख एकांकियों में मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, ये हैं। आगे देखते हैं चतुरसेन शास्त्री, इनकी पन्नाधार, रूठी रानी, 2 ही एकांकी मैंने अभी तक पढ़ी हैं। आगे देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी कहानी एकांकियां बहुत अच्छी हैं, इन्होंने लिखी हैं 4 एकांकी, प्रमुख एकांकी लिखी हैं, जिसमें ये जो पहली एकांकी है ना, 4 विचारे, ये एकांकी कभी मौका मिले तो आप पढ़ के देखना है। इसमें 4 लोगों के व्यक्तित्व का वर्णन किस अच्छे ढंग से किया गया है। आप देखेंगे कि ये एकांकी में 4 लोगों की चर्चा की गई है और बहुत अच्छी एकांकी है, नहीं तो मैं किसी दिन आप लोगों को सुना दूंगी पढ़कर। आगे इनकी बोट के भिखारी, बोट के हैं यहाँ पर 4 विचारे, बोट के भिखारी,
बहादुर, नॉनसेंस, ये इनकी प्रमुख एकांकी हैं। आगे देखेंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश की एक ही मिली है मुझे, अंडे के छिलके। इस प्रकार से ये प्रमुख एकांकियां हो गई हैं। अब आप यदि चाहें तो और भी हैं, जैसे कि एकांकी लिखने वालों में, चलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। और प्रमुख एकांकीकार जैसे कि विष्णु प्रभाकर ने भी कई एकांकियां लिखी हैं। विष्णु प्रभाकर, हेडिंग डाल लीजिए, विष्णु प्रभाकर। इनकी प्रमुख एकांकियों में आता है जैसे बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, पापी इंसान, पापी इंसान, प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई, 10 बज गए, 10 बजे रात, गहरा सागर, गहरा सागर। ये रही आपकी कुछ विष्णु प्रभाकर जी की एकांकियां। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखवा दी है क्योंकि इनमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि बंधन मुक्त एक बार पूछ ली गई थी कि बंधन मुक्त किसकी एकांकी है, तो यह है विष्णु प्रभाकर की। अब देखते हैं कि एकांकी और एकांकी के अलावा नाटक, इनमें हमको थोड़े से अंतर देखने हैं। सभी लोगों को वैसे तो पता ही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सभी को, स्टूडेंट्स को पता रहता है कि इसमें क्या हल्के हल्के अंतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। आप लोग चाहें तो ये लिख लें, मैं इस साइड होकर भी आपको समझा देती हूँ। देखिए मित्रों, एकांकी एक ही अंक की घटना होती है, जबकि नाटक में कई घटनाओं का पूर्ण विस्तार से वर्णन किया जाता है। एकांकी में एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। और आगे देखते हैं, नाटक में अनेक पात्रों का वर्णन होता है। पात्र असीमित हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में पात्र सीमित संख्या में होते हैं। आगे देखेंगे, कथा का विस्तार एकांकी में सीमित होता है, लेकिन नाटक में कथा का विस्तार बड़ा होता है। मतलब फैलाव ज्यादा होता है नाटक में, और एकांकी में घनत्व होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एकांकी नाटक का ही एक अंग कह सकते हैं, जिसको रंगमंच पर किसी प्रमुख उद्देश्य या घटना को लेकर प्रस्तुत किया जाता है, वह होती है एकांकी। तो आज आपको एकांकी की यह क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरी प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक क्लासेस को अपने मित्रों में भी शेयर करें। इससे मुझे भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा, क्योंकि YouTube के मंच पर कार्य करने के लिए सहयोग की आवश्यकता अधिक होती है। यदि आप लोगों का सहयोग बना रहा तो मैं ऐसे ही प्रतिदिन कह रही हूँ, प्रतिदिन क्लासेस लाती रहूंगी, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा और मेरी भी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में शाम 5 बजे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।